हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ मोहितमंग प्रकाश और आज हम बीएससी पार्ट 1 में फर्स्ट पेपर के फर्स्ट यूनिट में मोनोसिस्टिस पढ़ रहे थे, जिसमें हम उसकी लाइफ साइकिल पढ़ रहे थे और उसकी लाइफ साइकिल में यानी जो उसकी ट्रांसफरेज स्टेज है, ठीक है, उसका ट्रांसफ़र एक होस्ट से दूसरे होस्ट में कैसे होता है, आइए अब हम वो देखते हैं। तो अगला है ट्रांसफरेज, यानी इसे हिंदी में हम स्थानांतरण कहते हैं। मोनोसिस्टिस के बीजाणुओं की एक केंचुए से दूसरे में ट्रांसफर होने की निश्चित एवं ठीक विधि अभी ज्ञात नहीं है। यह निम्न में से किसी एक के द्वारा हो सकता है, यानी किसके द्वारा होगा, आइए देखते हैं। पहली है मैथुन क्रिया की विधि, ड्यूरिंग कॉपुलेशन, यानी जो कॉपुलेशन होता है उसके द्वारा भी ट्रांसफर हो सकता है। अर्थवर्म की सेमिनल वेसाइकिल तथा कोकून्स में बनने वाले बीजाणुओं की प्रेजेंट में इस पूर्व धारणा को बल मिलता है कि वे एक होस्ट से दूसरे में कॉपुलेशन के टाइम स्पर्म तथा शुक्रिय तरल के साथ ट्रांसफर होते हैं। फिर भी इस सिद्धांत के समर्थन में, यानी इस प्रिंसिपल के समर्थन में कोई पक्का प्रमाण नहीं मिला है। दूसरा है परपोसी की मृत्यु, यानी डेथ ऑफ होस्ट। जब एक परपोसी केंचुए की, यानी एक होस्ट अर्थवर्म की मृत्यु हो जाती है और वह सड़कर डिजॉल्व हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है या नष्ट हो जाता है, तो ये बीजाणु मिट्टी में यानी सॉइल में बिखर जाते हैं। जब इस संक्रमित मिट्टी को कोई अर्थवर्म या केंचुआ खाता है तो ये भी उसकी एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल में प्रवेश कर जाते हैं। अगला है बाई बर्ड्स, यानी पक्षियों द्वारा। जब कोई इन्फेक्टेड वर्म को कोई परभक्षी पक्षी, यानी इन्फेक्टेड ओमनीवेरस बर्ड खाता है, तो ये बीजाणु किसी परिवर्तन के बिना ही उसके मल अथवा बीट के साथ बाहर आ जाते हैं और फिर अदर अर्थवर्म द्वारा या केंचुओं द्वारा खा लिए जाते हैं। विविध प्रकार के पक्षियों की एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल के अंदर ये बीजाणु पाए भी गए हैं। अब अगला देखते हैं स्वांगोच्छेदन, ऑटोटोमेजेशन। मोनोसिस्टिस की कुछ जातियों के बीजाणु केंचुए या अर्थवर्म के लास्ट सेगमेंट, यानी पिछले खंडों की बॉडी कैविटी में पाए जाते हैं। ऐसे केंचुए के शरीर का पिछला भाग स्वांगोच्छेद ऑटोटोमाइज होने पर बीजाणु मिट्टी में मुक्त हो जाते हैं। इस प्रदूषित मिट्टी का अन्य केंचुओं द्वारा अंतर्ग्रहण यानी इन्वेजिनेशन करने पर बीजाणुओं का भी अंतर्ग्रहण हो जाता है। दूसरे परपोषी की आहार नाल में
स्पोरोसिस्ट फट जाती है या संभवतः पाचक एंजाइमों या डाइजेस्टिव एंजाइम्स की रिएक्शन द्वारा विलीन या डिजॉल्व हो जाती है या सॉल्युबल हो जाती है, अथवा प्रत्येक बीजाणु के अंदर होने वाले स्पोरोजाइट आहार नाल की अवकोशिका में स्वतंत्र या फ्री हो जाते हैं। तो आइए अब देखते हैं इसका डायग्राम। ये देखिए, मोनोसिस्टिस जो है उसमें माइक्रोगैमीट्स और मैक्रोगैमीट्स और सिस्ट वॉल के अंदर जो बनते हैं, ये उसका डायग्राम है। आप इस डायग्राम को बनाइए। ये प्रोसेस एक गैमीटोसिस्ट के अंदर होती है। तो आप इस डायग्राम को बनाइए। आई होप कि डायग्राम बन चुका होगा। तो मैं आपको आगे ले चलता हूं। आइए अब बात करते हैं हम स्पोरोजाइट्स की। स्पोरोजाइट क्या है, आइए देखते हैं। स्पोरोजाइट यानी तुर्कवाकार यानी स्पिंडल शेप्ड और अतिमैन जीवद्रव्यी रचनाएं होती हैं। ये लगभग प्लाज्मोडियम के स्पोरोजाइट से मिलते जुलते हैं। प्रत्येक के अंदर एक न्यूक्लियस या केंद्रक, एक या अधिक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, संचित भोजन यानी फूड स्टोर फूड की कणिकाएं ग्रेन्यूल्स, मोस्टली कार्बोहाइड्रेट होती हैं। बाहरी पेलिकल यानी एक्सटर्नल पेलिकल में लॉन्गिट्यूडनल रूप से अरेंज्ड अर्धतंतुकीय संकुचनशील सूक्ष्म नलिकाएं सब पेलिकुलर माइक्रोट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। इसके अगले भाग में एक जोड़ी यानी वन पेयर श्रवणकारी अंग यानी सिक्रीटरी ऑर्गेनल्स या रॉप्टरीज होती हैं। इनके द्वारा स्रवित द्रव ऊतकों को भेदने में सहायता करता है। अगले सिरे में ही कोनोइड तथा सूक्ष्म पेशीपूल यानी माइक्रोनीम्स भी होते हैं, जिनका कार्य अभी ठीक से ज्ञात नहीं है। तो आइए अब देखते हैं हम ट्रोफोजाइट का डायग्राम, वो स्पोरोजाइट का डायग्राम। देखिए, इसमें आगे की जो है स्पीसीज वो कोनाइड होती है, माइक्रोनीम्स, सब पेलिकुलर माइक्रोट्यूब्यूल्स ये पाए जाते हैं। ये जो स्पीसीज है ये रॉप्टरीज, माइटोकॉन्ड्रियन, माइक्रोपाइल और माइक्रोपोर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये पेलिकल, ठीक है, ये लाइपोड, राइबोसोम्स जो न्यूक्लियस के चारों ओर पाए जाते हैं, और उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो डायग्राम है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा देखा गया स्पोरोजाइट है। तो आप इस डायग्राम को बनाइए, फिर हम आगे चलते हैं। अगला है शुक्राशय में प्रवेश, इन्वेजिनेशन, इन्विजन ऑफ सेमिनल वेसिकल।
स्पोरोजाइट अधतंतुकीय सेमी पेलिकुलर माइक्रोट्यूब्यूल्स की कॉन्टेक्टाइल प्रोसेस की हेल्प से सक्रिय गति करते हैं। यह आरनाल एलिमेंट्री कैनाल की श्लेष्मिका की उपकला कोशिकाओं में एक कोशिका में एक स्पोरोजाइट प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ पर इनके परिमाण में वृद्धि होती है और बाद में ये शुक्राशयों में चले जाते हैं। शुक्राशयों में पहुंचकर प्रत्येक स्पोरोजाइट अलग अलग एक शुक्राणु कंदुक जो शुक्राणु मात्र कोशिकाओं का समूह होता है, यानी स्पर्म मदर सेल का समूह होता है, कि केंद्रीय कोशिका में प्रवेश कर जाता है। तो आइए अब बात करते हैं हम ट्रोफोजाइट का परिवर्धन यानी डेवलपमेंट ऑफ ट्रोफोजाइट। स्पोरोजाइट शुक्राणु कंदुक के अंदर खा पीकर एक यंग ट्रोफोजाइट में वृद्धि कर जाता है, यानी ग्रोथ कर जाता है। इसके चारों ओर स्पर्म टेल्स लगे दिखाई देते हैं जो डेड स्पर्म्स के शेष पार्ट होते हैं। स्पर्म टेल्स के भी डिसॉल्व हो जाने पर ट्रोफोजाइट शुक्राशय की कैविटी में ही एडल्ट ट्रोफोजाइट की भांति फ्री हो जाता है। इस प्रकार ट्रोफोजाइट पहले एंडोसेलुलर फिर एक्स्ट्रोसेलुलर हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम इसकी परजीविता का प्रभाव, यानी इफेक्ट ऑफ पैरासिटिन, यानी ये कैसे अपने पैरासाइट के इफेक्ट करता है। तो पहला है परपोसी पर ऑन द होस्ट। यद्यपि प्रत्येक केचुआ या अर्थवर्म मोनोसिस्टिस से संक्रमित होता है, तथापि उसकी जनन क्षमता को अधिक हानि नहीं होती है, क्योंकि इससे अधिकतर शुक्राशय प्रभावित नहीं होते। ट्रोफोजाइट शुक्राणु कंदुकों में प्रवेश करके वृद्धि करते हैं और अंदर स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्मेटेट्स के विकास को अवरुद्ध करते हैं। केंचुआ ट्रोफोजाइट के चारों ओर के एक प्रतिरोधी आवरण का निर्माण करके या स्पोरों को फैगोसाइटोसिस द्वारा मार देता है। इसे हम हिंदी में वक्षकाण्विक क्रिया कहते हैं। दूसरा है परजीवी पर ऑन द पैरासाइट। केचुए के शुक्राशयों में भोजन की प्रचुरता और किसी अन्य प्रतिद्वंदी के अभाव की दशा में मोनोसिस्टिस के एडल्ट ट्रोफोजाइट की संरचना अत्यंत सरल हो जाती है, यानी बहुत सिंपल हो जाती है। जीवन की अत्यंत अनुकूल, सुगम और समान दशाएं उपलब्ध रहने के कारण परजीवी को अपने शरीर में डिफरेंट टाइप के वेजिटेटिव ऑर्गन्स जैसे माउथ, फेरिंग्स, लोकोमोटिव ऑर्गन्स, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स इत्यादि के विकास की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार इसका समस्त जीवन व्रत एक ही परपोसी में व्यतीत हो जाता है और केवल अपनी वंश परंपरा को बनाए रखने के लिए ही इसका अन्य वर्म होस्ट में स्थानांतरण आवश्यक हो जाता है। यह कार्य प्रतिरोधी आवरण वाले बीजाणुओं के अंदर स्पोरोजाइट उत्पन्न करके किया जाता है। स्थानांतरण के समय बीजाणु बाहरी संसार में आते हैं, जहां उनके लिए चारों ओर शत्रु और संघर्ष की अधिकता होती है, जिसके फलस्वरूप उनकी एक बड़ी मात्रा नष्ट हो जाती है। इस अधिकतर मृत्यु संख्या को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में स्वस्थ प्राणियों को उत्पन्न किया जाता है, जिसमें प्रजाति रेसिस का
अस्तित्व बनाए रखा जा सके। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।